देखिए, ये आतंकी का मकसद यही तो है, आतंक फैलाना और कश्मीर की इकोनॉमी को डाउन करना। जो भी हो, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में गैप्स हैं। आतंकवाद जड़ से कभी खत्म हो ही नहीं सकता दुनिया में कहीं भी। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अव्वल तो यह है कि बच्चों से शुरू हो, खासकर रेडिकल इस्लाम कम्युनिटीज के। उनको अच्छी एजुकेशन हो, उनके माइंड में अच्छे थोड़े बेहतर आइडियाज आए। कोई और रास्ता नहीं है लॉन्ग टर्म। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली, जिसमें 5 कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए। और इन्हीं फैसलों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंद्रनाथ सचदेव मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि 1960 से जो सिंधु संधि थी वो स्थगित कर दी गई, जिसका बहुत बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया। सार्क वीजा के तहत जो भी इंडियंस, जो भी पाकिस्तानी भारत में थे, उनको 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। और इसके साथ ही तमाम 2 फैसले और हैं, जिसमें कहा गया कि भारतीय राजनयिकों की संख्या कम कर ली गई, 55 से घटा करके 30 कर दी गई। और भारतीय जो सैन्य जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको भी भारत आने को कह दिया गया। देखिए, मेरे विचार से कल का जो हमारा एक्शन है, भारत का जो डिसीजन है, मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। एक भाग तो है जो डिप्लोमेटिक, कि भाई हमने भी अपने बंदे कम करे, वीजास कैंसिल हो रहे हैं, अटारी बंद हो रहा है, ये वो। तो ये सारे जो कदम हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी की दुनिया में। परंतु आज की तारीख में पाकिस्तान की मिलिट्री पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये हमें करना था और ये हमने करा, 1। दूसरा जो हमने कैटेगरी में कहूंगा जो अनाउंस किया, वो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है एक तरह से। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके तहत जो पानी पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान की करीब 20 से 30% एग्रीकल्चर उस पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान की करीब 10% एनर्जी, क्योंकि हाइड्रो पावर है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये पानी जब रुकना शुरू हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट कुछ समय बाद पड़ेगा, इसका अभी नहीं पड़ेगा। अभी तो इमीडिएट इम्पैक्ट है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो भी है सारे बंद कर दिए, डाउन कर दिए इत्यादि। ये जो वाटर ट्रीटी का मामला है, इसका असल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड कुछ महीनों में, 3, 6, 9 महीनों में जाके बहुत बहुत भयंकर होगा पाकिस्तान पे। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर दिखता है, मेरे ख्याल से जो भी अनाउंस नहीं करा सरकार ने, पर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, वो ये है कि कोई मिलिट्री स्ट्राइक किसी तरह की, जो ये आतंकी थे, इनको आइडेंटिफाई करके इनका जो बेस है, जहां है, कहां है, वहां पे कोई ना कोई सिक्योरिटी एक्शन मेरे विचार से होगा अगले 10 दिन में, 5 दिन में, महीने में, पर वो एक एक्शन होगा। सर, एक्शन लेने की बात कही जा रही, तो भारत सरकार का हमने देखा कि तमाम बड़े सर्जिकल स्ट्राइक हम जिनको बोले पहले भी की गई हैं, और अभी जैसा आपने जिक्र किया कि ऐसा करने की तैयारी की है। क्या ये जो बड़े फैसले जो 5 लिए गए हैं, ये बहुत जरूरी थे, या इनके अलावा भी कुछ और फैसले थे जो लिए जा सकते थे? नहीं, देखिए, जो 5 बड़े फैसले हम और आप बात कर रहे हैं, मैं जैसे पहले भी कह रहा हूं, उनको आप 2 भागों में बांट दीजिए। एक तो है जो डिप्लोमेटिक हैं, ज्यादातर वही हैं, जिनका डेफिनेटली असर पड़ेगा, पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री पे, राइट। एक बड़ा है उन 5 में, बहुत बड़ा है वो, जो वाटर ट्रीटी का है, उसका असर पड़ेगा, पर उसका असर वक्त के साथ पड़ेगा। तो इनके अलावा यस, कोई मिलिट्री एक्शन या सिक्योरिटी एक्शन कंसिडर किया जा सकता है, शायद किया जा रहा होगा। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, इसका हम कुछ कह नहीं सकते, पर मुझे लगता है कि वो भी एक वेक्टर होगा जिसपे हम आने वाले दिनों में शायद कुछ एक्शन देखेंगे। सर, कहा जाता है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर जाके देखिए, मिनी स्विट्जरलैंड उसे कहा जाता है। टूरिज्म पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो क्या जो बाहर विदेशों से जो लोग भारत घूमने आते हैं, वो भी कश्मीर देखना जरूर पसंद करते हैं, तो क्या उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई? ओ बिल्कुल, इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई डाउट नहीं है कि टूरिज्म में गिरावट आएगी बाहर के, डेफिनेटली यस, क्योंकि सिक्योरिटी नंबर 1 चीज हर इंसान देखता है। कोई भी किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन, वो देखिए, ये आतंकी का मकसद यही तो है, आतंक फैलाना और कश्मीर की इकोनॉमी को डाउन करना, ताकि कश्मीर नॉर्मलसी में ना आ सके। तो नॉर्मलसी में नहीं आने देने के लिए कश्मीर में उसके टूरिज्म को हिट करना तो बहुत एक बड़ा टारगेट बन जाता है उनके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली यस, टूरिज्म का बाहर का, विदेशियों को छोड़िए, भारत के अंदर के लोग भी बहुत सारे अब
जो टूरिज्म बढ़ रहा था अब रीथिंक करेंगे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट आउटकम है। अब ये घटना तो घटित हो गई है, लोग अफसोस जता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस घटना के जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर आप प्राइमरी रिपोर्ट्स की हम बात करें तो पहलगांव में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा डिप्लॉयड थी ही नहीं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने को है, पहलगांव बेस कैंप होता है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कुछ महीने पहले ही इस तरह की घटना होना किस तरफ इशारा करता है? नहीं, डेफिनेटली ये इशारा एक तो बिल्कुल करता है कि जो भी हो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में गैप्स हैं, कुछ ना कुछ तो गैप्स हैं। भाई हमारी इतनी आर्मी लगी हुई है, इतनी सेंट्रल फोर्सेस हैं, इतनी पुलिस हैं, सब लगे हैं। हमें तो इसका अंदाजा हो जाना चाहिए जब कोई आतंकी जंगल से निकल के आ रहा है इतनी बड़ी बड़ी गन्स उठा के, उसी समय सेना की वर्दी भी पहनी हुई थी। अब वो सारी चीजें हो तो कैमोफ्लाज, डेफिनेटली यस, राइट। बट ये है कि ब्लॉक लेवल तक हमें इमीडिएट इनको कैप्चर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इतना वास्ट एरिया है, ज्योग्राफी, इतने सारे मामले होते हैं। बट जो भी हो, बॉटम लाइन ये है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में गैप्स हैं और उनको हमें फिल करना है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद को जड़ से मिटा दे, जड़ से खत्म कर ले, लेकिन जब जब ये कोशिश आगे बढ़ती है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो ये बता देता है कि आतंकवाद अभी भी जिंदा है, आप इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्या कठोर कदम भारत की तरफ से होने चाहिए जो ये आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए? देखिए, अव्वल तो आतंकवाद जड़ से कभी खत्म हो ही नहीं सकता दुनिया में कहीं भी, क्योंकि आतंकी एक वो होता है जो किसी भी विचारधारा के लोग होते हैं उनमें से कुछ ज्यादा फ्रिंज लुनाटिक हो जाते हैं, जो ज्यादा जुनून में आ जाते हैं, वो तो रहेगा, हिस्ट्री में रहा है, आगे भी रहेगा। बट ये कितना उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, टोटल रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए यस कदम उठाते हैं। पर यह भी होता है कि कई बार आप ज्यादा कठोर कदम आपको टारगेट करने पड़ते हैं ना उन आतंकियों को। बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्ट सिंपथाइजर हैं, वो आतंक गन्स नहीं उठा रहे हैं बट वो सिंपथी रखते हैं और उन्हीं में से फिर कुछ आगे जाके आतंकी भी बन जाते हैं। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अव्वल तो यह है कि बच्चों से शुरू हो। जो बच्चे हैं जिस भी उसके, खासकर रेडिकल इस्लाम कम्युनिटीज के, उनको अच्छी एजुकेशन हो, उनके माइंड में अच्छे थोड़े बेहतर आइडियाज आए। कोई और रास्ता नहीं है लॉन्ग टर्म। सर, ये हमला हुआ इसके बाद एक टर्म जो है वो बहुत सुनने में आ रहा है, हाइब्रिड आतंकी थे ये लोग। हाइब्रिड आतंकी क्या टर्म है और इसे कैसे डिफाइन किया? देखिए, हाइब्रिड आतंकी टर्म में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने ये किलिंग्स करी हैं, ये शायद पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सोल्जर्स थे, ये भी कहा जा रहा है। तो वो एक मायना बनता है हाइब्रिड का कि पाकिस्तान आर्मी के और सिविल आतंकी दोनों के मिक्स हाइब्रिड हैं। इसके अलावा ये भी चल रहा है कि ये जो है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, ये वहां से रिक्रूट कर रहा है ऑल्सो अपने सपोर्टर्स एक्सेट्रा। जो TRF में लोग होते हैं वो आम काम काजी लोग, नौकरी पेशा लोग भी हो सकते हैं, या उसके लिए बहुत स्किल्ड, जैसे आपको गन चलानी आती हो, या ऐसे स्किल्ड लोगों का होना जरूरी? आई थिंक अलग अलग लेवल्स पे है। पहले तो इनको किसी भी आतंकी को होगा कि भाई आ रहा है जिसका सिर फिरा है, वो बस अपनी जान देना चाहता है, आ जाए तो उसे सिखा देंगे ना, उसके स्किल की क्या जरूरत पड़ेगी उसको, तो वो बम बनाना और गोली चलाना सिखा देंगे। उन्हें वो चाहिए इंसान जिसका दिमाग टोटल फिर गया हो, जो टोटल उतारू हो रखा हो हेटरेट से और मरने मिटने को तैयार हो। उन्हें सबसे नंबर 1 वो चाहिए। उसके बाद स्किल्स तो बहुत दूर की बात है, आप ह्यूमन बॉम्ब बना दो उसे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।